डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 31 में हमें पता है कि मीडियम इंट्रोड्यूस करने पर या चेंज करने पर जो नई कैपेसिटेंस आती है वो होती है एप्सिलॉन आर टाइम्स कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ अदर मीडियम, यानी कि वैक्यूम या एयर की प्रेजेंस में। तो सी मीडियम हमारे को दे रखा है 30 माइक्रोफैरेड इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर, और बिना किसी मीडियम के या एयर एज अ मीडियम हमारे को सी नॉट की वैल्यू दे रखी है 6। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अगर हमारे को परमिटिविटी ऑफ मीडियम निकालनी है तो हम बोलेंगे दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर, यानी कि 8.85 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 12 मल्टीप्लाइड बाय 5। सॉल्व करने पे ये रिजल्ट आएगा 0.44 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 10। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। थैंक यू। आंसर इज ऑप्शन 4। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 32 में अपन देखते हैं कि यहां पे दो नंबर्स का सब्ट्रैक्शन किया हुआ है। तो जब भी आपको दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना होता है, हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि फाइनल आंसर में वहां तक आपको राउंड ऑफ करना होता है जहां तक आपको सबसे कम डेसिमल के बाद नंबर दिखाई दे, यानी कि इस केस में डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक आपको सही आंसर लिखना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पर आएगा 9.9801, जिसे आप 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 9.98। ऑलराइट, तो अपना आंसर हो जाएगा यहां पे ऑप्शन 3। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 33 में जब सीरीज एलसीआर सर्किट में से हम एल को हटाएंगे तो फेज डिफरेंस हमारे को कितना बोला हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 10 फाई, यानी कि 10 पाई बाई 3, और वो हो जाएगा इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जब आप L की जगह पर C को हटाते हैं तो अगेन आपके पास फेज डिफरेंस कितना आता है? 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू, अब की बार आ जाएगा XL अपॉन आर। तो C और L दोनों को इंडिविजुअली हटाने से, क्योंकि हमारे पास में फेज डिफरेंस सेम मिल रहा है, तो हम यहां से बोल सकते हैं दैट XC इज इक्वल टू XL। इसका मतलब होगा Z इज इक्वल टू R। तो क्वेश्चन में पूछा गया है पावर फैक्टर कितना होगा, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1। तो आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 4। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 34 में स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ऑलराइट, तो यहां पे हम बोलते हैं कि अगर आपको स्ट्रेस का डायमेंशन चाहिए तो फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू, और एरिया का डायमेंशन होता है एल की पावर 2। तो रिजल्ट यहां पे क्या आएगा? m1 एल माइनस 1 टी माइनस 2। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। ऑलराइट, तो आंसर होगा ऑप्शन 1। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 35 में हम कहते हैं कि एज पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब तक आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट नहीं इंसिडेंट करेंगे तब तक किसी भी तरह का कोई फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपको नहीं मिलेगा। अब 1.5 टाइम्स का आधा होता है 0.75। ठीक है, तो 0.75 न्यू नॉट, क्योंकि आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, इसलिए आपका करंट कितना मिलेगा इस केस में? 0। तो करेक्ट आंसर यहां पे हो जाएगा फर्स्ट, ऑप्शन 1। ऑलराइट, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 36 में इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स इन दोनों का जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है वो नेगेटिव होता है, लेस देन 0 होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 37 में मोबिलिटी का रिलेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ एसआई यूनिट्स में, डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास 3 इंटू 10⁻⁻10 अगेन एसआई यूनिट्स में। तो यहीं पे हमारा रिजल्ट इसको सॉल्व करके आ जाता है 2.5 इंटू 10⁻⁶ इन एसआई यूनिट्स। ऑलराइट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन 3। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 38 में हम बोलते हैं कि कुछ मेटल्स जैसे कि कॉपर, इनके लिए रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन वो एक अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट है और बहुत कम टेम्परेचर अगर हम जाते हैं तो हमेशा एक नॉन लीनियर कर्व हमेशा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो यहां पे जो बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन 4। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पे ऑप्शन 4। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 39 में एटवुड मशीन में एक्सेलरेशन का रिजल्ट होता है हमारे पास में m2 माइनस m1 मल्टीप्लाइड बाय g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, तो यहां पे सीधे सीधे हम बोलेंगे m2 यानी कि लार्जर मास, m1 की जगह डालेंगे 4 डिवाइड बाय 6 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय g। तो ये आएगा 2 बाई 10 टाइम्स g यानी कि g बाई 5। ऑलराइट, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 40 में स्क्रू गैज के लिए रिजल्ट होता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। लीस्ट काउंट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे रखा है 0.01 मिलीमीटर, दैट इज इक्वल टू पिच हमारे को फाइंड आउट करना है डिवाइड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितने हैं 50। तो यहां से x का वैल्यू आ गया 0.5 मिलीमीटर। ऑलराइट, तो हमारा आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन 4। आंसर इज ऑप्शन 4। ऑलराइट, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे को फ्रिंज विड्थ का वेरिएशन पूछा है, जबकि सेपरेशन बिटवीन द सोर्स को चेंज किया गया है और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड सोर्स को चेंज किया गया है। तो हमारे पास में जो रिलेशन होता है फ्रिंज विड्थ का दैट इज लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि बीटा हो गया प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो हम यहां पे बोलेंगे दैट बीटा डैश अपॉन बीटा इज इक्वल टू कैपिटल डी डैश अपॉन डी मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल डी डैश टाइम्स डी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोला है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द कोहेरेंटेड सोर्सेज इज डबल्ड, यानी कि ये हो गया 2d डिवाइड बाय डी मल्टीप्लाइड बाय एंड द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्सेज इज हाफ्ड, यानी कि d डिवाइड बाय d बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा डैश की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 4 बीटा, यानी कि हम बोलेंगे आंसर होगा 4 टाइम्स। तो आंसर इज ऑप्शन 4। ऑलराइट, थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 42 में ग्राफिकली जो लॉजिक गेट हमारे को दिया है उसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू बार ऑफ a बार प्लस बी बार, क्योंकि ये अपने पास में एक और गेट है जिसके आगे अपन ने नॉट लगा रखा है, मतलब नॉर गेट। ठीक है, और उसमें इनपुट जा रहा है ए नॉट एंड बी नॉट। ठीक है, इसे हम अलजेब्रा से करें तो ये हम लिख सकते हैं ए बार बार डॉट बी बार बार, दैट कैन बी रिटन एज ए डॉट बी विच इज एन एंड गेट। ऑलराइट, तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 विच इज ट्रूथ टेबल फॉर एंड गेट। थैंक यू। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 43 में जो फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में दैट इज E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ठीक है, तो मास कितना दे रखा है हमारे को 0.5 ग्राम,
ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10⁻³ इंटू सी स्क्वायर में सी हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। तो ये रिजल्ट अपने पास कितना आएगा कैलकुलेशन करके 4.5 इंटू 10⁻13 जूल। ऑल राइट, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 विल बी आवर आंसर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं है। तो बोर मॉडल किसके लिए वैलिड नहीं होता है, जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं होती है। यहां पे करेक्ट आंसर जाएगा अपना सेकंड, क्योंकि सेकंड में जो नियॉन एटम है, आयनाइज्ड नियॉन एटम है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज नहीं होती है। तो आंसर जाएगा अपना ऑप्शन 1। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे को पूछा हुआ है कि दो सॉलिड स्फीयर्स को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जो हीट मिलेगी उस हीट का रेशो क्या होगा। और क्वेश्चन में हमारे को R1/R2 इसका वैल्यू दिया हुआ है 1.5 यानी कि 3:2। तो हम जानते हैं कि हीट बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है ms डेल्टा टी। क्योंकि दोनों कॉपर के स्फेयर हैं और दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना है, तो S और डेल्टा टी सेम हो गए दोनों के लिए, यानी Q हो गया प्रोपोर्शनल टू मास। क्योंकि डेंसिटी सेम है इसलिए मास हो गया प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और स्फेयर है इसलिए वॉल्यूम हो गया प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो यहां पे हम बोलेंगे दैट Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2 का होल क्यूब, यानी कि 3/2 का होल क्यूब, दैट इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 8। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2। आंसर इज ऑप्शन 2। थैंक यू।